प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक ताजिर की हाफ़िज़ कुरान बीवी और एक तोते की है। इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, बगदाद के गांव में एक ताजिर रहता था। वो ताजिर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता रहता था। उसका नाम हसन था। हसन के पास एक तोता था जो बहुत खूबसूरत था। हसन ने अपने तोते को बोलना भी सिखा दिया था। हसन के घर में एक अमरूद का दरख्त था। वो तोता अक्सर उस दरख्त पर बैठकर जोर जोर से बोलता था। हसन की बीवी जानी है। हसन की हाफ़िज़ कुरान बीवी बदकार है। इसे पत्थर मारो और यहाँ से निकाल दो। एक दिन फजर का वक्त था। लोग नमाज पढ़कर अपने काम काज के लिए जा रहे थे। उस अमरूद के दरख्त पर वो खूबसूरत तोता खामोश बैठा था, मगर जैसे ही कोई शख्स उस दरख्त के पास से गुजरता, तोता बार बार यही अल्फाज दोहराता। हसन की बीवी जानी है। हसन की हाफ़िज़ कुरान बीवी बदकार है। एक शख्स जब वहाँ से गुजर रहा था, उसने बदकार का लफ्ज़ सुना तो वो हैरान रह गया और रुक गया। वो तोते को गौर से देखने लगा। वो तोता बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। उस शख्स ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, मगर तोता फौरन उड़कर दूर जाकर बैठ गया। फिर वही अल्फाज दोहराने लगा। हसन की हाफ़िज़ कुरान बीवी बदकार है। हसन की बीवी हर रात अपने आशिकों को बुलाती है और वो अपने आशिकों के साथ खुशियां मनाती है। ये सुनकर वो शख्स घबरा गया और सोचने लगा, ये कैसा तोता है जो दरख्तों पर बैठकर औरतों के राज सबको बताता है। वो शख्स उसी दरख्त के पास खड़ा था कि कुछ लोग वहाँ आ गए और पूछने लगे, भाई तुम यहाँ इस घर के पास क्यों खड़े हो? उस शख्स ने जवाब दिया, ये किसका घर है? लोगों ने कहा, तुम नहीं जानते, ये हसन का घर है। वो बहुत नेक और शरीफ इंसान है। आज तक उन्होंने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो अपनी हाफ़िज़ कुरान बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन किसी के घर की तरफ इस तरह देखना ठीक नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सब लोग उस शख्स को बातें सुनाने लगे। वो डर गया और जल्दी से बोला, मैं तो बस इस तोते को देख रहा था, मुझे किसी के घर में झांकने की क्या जरूरत है? ये तोता ऐसे अल्फाज बोल रहा है कि मुझे खुद कहते हुए शर्म आ रही है, ना जाने असल बात क्या है। इतने में और लोग भी जमा हो गए। तोते ने दोबारा जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, हसन की हाफ़िज़ कुरान बीवी बदकार है, वो अपने आशिकों से मिलती है। ये सुनकर लोगों ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगे, ये तोता तो मासूम जानवर है, जो कुछ देखता है वही बोलता है, जरूर उसकी बीवी ने कुछ न कुछ गलत किया होगा, तभी ये तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में ये बात फैल गई कि ताजिर हसन की हाफ़िज़ कुरान बीवी बदकार औरत है। लोग उसके घर से दूर रहने लगे। बस्ती के तमाम मर्दों ने अपनी औरतों को उसके घर जाने से मना कर दिया, क्योंकि पहले वो औरतें उसके पास दीन सीखने जाती थीं। अब बस्ती की कोई भी औरत उसके पास नहीं जाती थी। हसन की बीवी बहुत परेशान थी कि आखिर औरतें उसके घर कुरान सीखने क्यों नहीं आ रही। हर कोई उस पर शक करने लगा। हर रोज सुबह वो तोता दरख्त पर बैठकर यही अल्फाज दोहराता रहता। वो सारा दिन पता नहीं कहाँ जाता, किसी को कोई खबर ना थी। अब सब लोग कहने लगे कि ये औरत बदकार है, ये नापाक किरदार की है, इसीलिए इसका शौहर इसे छोड़कर चला गया। हसन बहुत नेक इंसान था। वो तिजारत के लिए घर से निकला मगर वापस नहीं आया। लोग मुख्तलिफ बातें करने लगे और इस औरत को बुरा भला कहने लगे। अक्सर लोग इसके घर की दीवार के पास खड़े होकर बातें करते थे। 4 साल गुजर चुके थे। फिर एक दिन बाजार में एक काफिला आया। वो काफिला रुक गया और उसमें हसन भी था। 4 साल बाद वो अपने घर वापस आ रहा था। लोगों ने उसे देखा और फौरन पहचान लिया। वो उससे मिलने लगे, लेकिन कुछ लोग उसे ताने देने लगे, कहाँ रह गए थे? अपने घर की कुछ खबर भी है या नहीं? तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है? कुछ ख्याल तो कर लेते। अगर इतने लंबे अरसे के लिए जाना था तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाते। हसन को बाजार में अपनी बीवी का नाम लोगों के मुंह से सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। उसने अपनी बीवी के लिए बहुत से तोहफे खरीदे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुआ, आगे का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो तमाम तोहफे जो अपनी बीवी के लिए लाया था उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए। और जब तोते ने हसन को देखा तो फिर से वही अल्फाज दोहराने लगा, हसन की हाफ़िज़ कुरान बीवी बदकार है, वो अपने आशिकों से मिलती है। अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। हसन एक नेक और शरीफ शौहर था। जब उसने तोते के मुंह से अपनी बीवी की हकीकत सुनी तो वो बर्दाश्त न कर सका। वो कहने लगा, अब इसका फैसला मस्जिद के मौलवी साहब ही करेंगे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पर एतबार किया था। मैं समझता था कि मेरी बीवी बहुत नेक और हाफ़िज़ कुरान है। मैं सोचता था कि मेरी बीवी अमानत में खयानत नहीं करेगी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। हसन चिल्लाता हुआ घर से निकल चुका था। उसके चींकने की आवाज़ पूरा मोहल्ला सुन रहा था। इस बस्ती में एक बहुत नेक मौलवी साहब रहते थे, जो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, बस्ती के लोग मौलवी साहब के पास आते और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताते। मौलवी साहब बहुत अच्छे तरीके से मसले का हल निकालते थे और लोग खुशी खुशी अपने घरों को वापस चले जाते थे। उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती थी। हसन फौरन मौलवी साहब के घर चला गया। वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसके साथ वो तोता भी मौजूद था। मौलवी साहब के पास 2-3 लोग
पहले से बैठे थे। जैसे ही उन लोगों ने तोते को देखा वो कहने लगे, ये कैसा बदतमीज तोता है जो अपनी मालकन के बारे में अजीब बातें करता है। मौलवी साहब ने उनकी बातें सुनी, गला साफ किया और सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। जैसे ही सब लोग मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जे हुए, वो कहने लगे, कोई हक नहीं पहचानता, तुम किसी की इज्जत पर यूं पीठ पीछे हमले नहीं कर सकते। अल्लाह हर इंसान के बारे में सब कुछ जानता है। ये बातें करने से पहले सोचो कि तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम किसी पर झूठी तोहमत लगाओगे तो याद रखो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर वो लोग घबरा गए, सर झुका लिया और हाथ छोड़कर बोले, मौलाना साहब गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन हमने जो कुछ सुना बस वही कह रहे हैं, आखिर हकीकत क्या है। मौलवी साहब गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो कहने लगे, तुम एक अफवाह सुनते हो और 2 लोगों को बताते हो, 2 लोग आगे मजीद 4 लोगों को बताते हैं और इसी तरह गुनाह फैलता जाता है। इंसान इस तरह गुनाहों की दलदल में फंस जाता है। मगर उसी वक्त तोता मौलवी साहब को देखकर फौरन अपना सर हिलाने लगा। उसने सर अकड़ाया, झुकाया और कहा, मौलवी साहब मेरा सलाम कबूल फरमाए, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो बार बार यही अल्फाज दोहराता रहा। मौलवी साहब ने एक पल के लिए तोते को गौर से देखा। वो हैरान रह गए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। तोता फौरन उड़कर उनके हाथ पर आ बैठा। फिर वो बार बार अपनी चोंच से मौलवी साहब के हाथ चूमने लगा। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए तोते की तरफ देख रहे थे। आज से पहले मौलवी साहब ने कभी किसी तोते को इतना ज्यादा बोलते नहीं देखा था। वो तोते की बातों में इतने खो गए कि सामने खड़े शख्स को बिल्कुल भूल गए। फिर अचानक जब मौलवी साहब की नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो वो फरमाने लगे, बताओ किस लिए आए हो? तुम्हारा ये तोता बहुत खूबसूरत है। अगर मैं तुमसे ये तोता खरीदना चाहूँ तो मुझसे कितनी कीमत लोगे? वो शख्स शायद अपना मसला लेकर आया था, लेकिन जब उसने तोते की खरीदारी की बात सुनी तो गहरी सांस ली, सर झुकाया और कहने लगा, अल्लाह के वली, ऐसे कई तोते आप पर कुर्बान। ये मेरा पाला हुआ तोता है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, जैसे अपना साया। मैं हर बात इसे बताता हूँ, लेकिन जिस मसले के लिए मैं आपके पास आया हूँ बस यही दुआ है कि वो मसला आप तक पहुँचा सकूँ। जो मंजर मैंने देखा है वो देखकर मेरा दिल बोझल हो गया है। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मौलवी साहब और वहाँ मौजूद सभी लोग उस शख्स को देखने लगे जो इंतहाई गुस्से में था और अंदर से बिखरा हुआ महसूस हो रहा था। मौलवी साहब नरमी से कहने लगे, क्या बात है? तुम अपनी मुसीबत हमें बयान करो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो शख्स कहने लगा, मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर आता जाता रहता हूँ, लेकिन इस मर्तबा वापसी में इतनी देर हो गई कि 4 साल गुजर गए। मैं आम सी शक्ल सूरत का आदमी हूँ, जबकि मेरी माँ ने मेरी शादी एक बहुत हसीन लड़की से करवा दी। वो हाफिज़ कुरान थी। जब मैं पहली बार अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को दुल्हन बनी देखा तो मैं घबरा गया। बजाय इसके कि मैं अपनी दुल्हन के पास बैठता, मैं बाहर निकल आया और अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी आपने मेरी शादी इतनी हसीन लड़की से क्यों करवा दी? मेरी माँ घबरा गई और कहने लगी, बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत में इतनी हसीन लड़की लिखी है। लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैंने कहा, मैं तो आम सा आदमी हूँ, मगर ये लड़की तो जैसे आसमान से उतरी हुई हूर लगती है। इसके घर वालों ने मेरी ही शादी इससे क्यों की? मेरी माँ कहने लगी, अगर तुम्हें इतनी हसीन बीवी मिल गई है तो इसकी कदर करो। तुम मेहनती आदमी हो, अच्छा कमाते हो, घर संभाल सकते हो, इसलिए लड़की वालों ने तुम्हें पसंद किया। सब कुछ जाहिरी शक्ल सूरत नहीं होती, असल खूबसूरती तो अखलाक और किरदार में होती है, जो इंसान को वाकई ही मुतासिर करती है। माँ की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। ये अलग बात थी कि मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये लड़की पहले से किसी को पसंद करती है या किसी और के साथ ताल्लुक में थी और इसके घर वालों ने जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे कर दी। ये ख्यालात आते ही मेरा दिल बुझ सा गया। अब मेरी बीवी की सारी खूबसूरती, सारा हुस्न मुझे फीका लगने लगा। जैसे चांद पर दाग नजर आ जाए तो चांद चांद नहीं लगता। जब मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा तो वो नर्म और नाजुक थी जैसे रुई, मगर मैं उसके साथ काफी सख्ती से पेश आया। मैंने गुस्से में उसके हाथ में एक अंगूठी पहनाई और कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे तो अच्छे से रहना, मेरी माँ की खिदमत करना और जो कुछ मैं कहूँ वो मानना। मैं तुमसे किसी भी तरह की गलत बात ना सुनूं, वरना याद रखो मैं बहुत सख्त गुस्से वाला हूँ। मेरी इस बात पर वो खामोश हो गई और सर झुका लिया। मैं जो भी कहता रहा वो सब मानती रही। इस रात में मैंने अपनी बीवी पर जरा भी रहम नहीं किया। मुझे गुस्सा था कि शायद वो पहले से किसी के साथ ताल्लुक रखती हो, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरा वहम था। वो बिल्कुल पाक दामन थी, क्योंकि उसकी बातों और चाल चलन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल मुतमईन होने लगा और मैंने अपना रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक कर लिया। मेरा ये तोता हमेशा दुकान पर पिंजरे में बंद रहता था। सारा दिन ग्राहक आकर इससे बात करते और खुश होते। मैंने
मैंने कभी इसे घर में नहीं लाया था। ये मेरा पक्का दोस्त बन चुका था। फिर कारोबार के सिलसिले में मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ा। मेरा एक दोस्त वहाँ मुझे बुलाने के लिए खत भेज चुका था। ये सफर हफ्तों पर मुहित था और बहुत मुश्किल भी था, इसलिए मैं अपनी बीवी को साथ नहीं ले जा सकता था। इसी दौरान मेरी माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन अफसोस कि मैं उन्हें कब्र में भी नहीं उतार सका। अगर मैं वापस जाता तो 4 दिन लगते, इसलिए मैंने सफर जारी रखा। मेरी बीवी हर वक्त सजी सवरी रहती थी। जब से वो इस घर में आई थी, आस पास के लोग दीवारों से झांक कर हमारे घर में देखने लगे थे। शायद वो मेरी बीवी का एक नजर दीदार करना चाहते थे। ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती। मैंने इसी वजह से ना जाने कितने लोगों से झगड़ा किया था, लेकिन मेरी बीवी पर्दादार औरत थी, हाफिज़ कुरान थी। वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। मैंने कभी उसे सहन में भी घूमते नहीं देखा था, इसलिए मुझे उस पर पूरा एतबार था। जब मैं कारोबार के सिलसिले में जाने लगा तो मैंने अपने तोते को घर पर छोड़ दिया। मैंने तोते से कहा, मेरे बाद घर का ध्यान रखना, मेरी बीवी पर नजर रखना। अगर कोई दीवार फलांग कर अंदर आए या किसी भी किस्म का हमला हो तो फौरन शोर मचा देना, ताकि लोग फौरन कुछ कर सके। मेरा तोता बहुत वफादार था। उसने कहा, ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रखूंगा। मैं अपनी नेक बीवी को छोड़कर चला गया और वक्त तेजी से गुजरने लगा, यहाँ तक कि 4 साल मुकम्मल हो गए। फिर जब मैं घर वापस आया तो जो मंजर मैंने देखा, यहाँ तक कि वो शख्स खामोश हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ना जाने उसने ऐसा क्या देखा था। वो इस कदर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था कि सोचो, जब उसने वो मंजर अपनी आंखों से देखा तब उस पर क्या बीती होगी। मौलवी साहब ने जब उसे खामोश देखा तो सवाल करने लगे, तुमने ऐसा क्या देख लिया? लेकिन उस शख्स ने गहरी सांस ली और कहा, असल बात यह है कि मेरी बीवी उस वक्त कमरे में बेजान पड़ी थी। वो बिस्तर पर लेटी सिसकियां और आहें भर रही थी। उसने अपने वजूद पर लपटा हुआ कपड़ा हटा रखा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे की आवाज आई तो वो फौरन अपना वजूद लपेटने लगी। ये मंजर मेरे लिए हैरान कुन था। मेरी बीवी उस वक्त ऐसी हालत में थी कि अगर कोई शख्स देख लेता तो न जाने क्या करता। वो रोते हुए बता रहा था, बाहर अंधेरा फैल चुका था और ऐसी आवाजें सुनकर मैं घबरा गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मेरी बीवी घबरा कर अपना वजूद लपेटने लगी। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर कोई मर्द देख लेता तो कुछ भी कर सकता था। यही नहीं, मेरा तोता, जिसे मैं अपनी बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, मेरी बीवी ने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था और उसके मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। मैं घबराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। बेशक वो मेरी बीवी थी, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी बीवी से ज्यादा अपना तोता अजीज था। मैंने सबसे पहले पिंजरा खोला और तोते के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही तोते ने मुझे देखा, वो चिल्लाने लगा। फिर जो कुछ उसने कहा मैं सोच भी नहीं सकता था। वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, हसन, तुम्हारी बीवी अपने आशिकों के साथ रातें गुजारती है। ये रातों को चिराग बुझाकर अपने आशिकों के साथ गुनाह करती है। तुम्हारी बीवी बदकार है, बदकार है। जबकि मेरी बीवी मुझे अचानक वापस आता देखकर खुश होने के बजाय घबरा चुकी थी। फिर वो कहने लगी, मुझे यकीन नहीं था कि आप यूं अचानक आएंगे। अगर आप खत के जरिए मुझे बता देते तो मैं आपके आने पर कुछ तैयारी कर लेती। वो जल्दी से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर चल रही थी। उसका वजूद भीगा हुआ था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आती, मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं गुस्से में बोला, ये सब क्या है? कौन था इस कमरे में? मैं पागलों की तरह पूरे कमरे में चीजें टटोलने लगा, सामान उठा उठा कर फेंकने लगा। मैं उस शख्स को तलाश कर रहा था जो उस कमरे में मौजूद था। मुझे तो पहले ही अपनी बीवी पर शक था। मेरे जाने के बाद उसने मेरा इंतजार भी ना किया और अपने आशिक के साथ अपनी हवस पूरी करती रही। ये सब कहकर वो शख्स खामोश हो गया और सर झुका लिया। मौलाना साहब इसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। मौलाना साहब के हाथ पर बैठा तोता कभी मौलाना साहब को देखता और कभी सामने खड़े अपने मालिक हसन को। मौलाना साहब ने तोते को देखा और कहा, तुम्हारा मालिक क्या कह रहा है? तोता फिर से बोलने लगा, मौलाना साहब, आप पर मेरी जान कुर्बान। मेरी पूरी जिंदगी आपके कदमों में गुजर जाए। मैं आपका वफादार हूँ। मौलाना साहब हैरान रह गए कि एक तोता ऐसी भी बातें कर सकता है। तोते सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन ये तोता तो खुद से बातें करता था। हसन का ये तोता कोई आम तोता नहीं था। वहाँ बैठे तमाम लोगों को शक होने लगा कि जरूर इस पर जिन्नात का साया है। ये तोता इस तरह की बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि कोई भी परिंदा साफ जबान में नहीं बोल सकता। मौलाना साहब को भी परिंदा वही सब कुछ बताने लगा जो हसन ने अभी तक बैठकर बताया था। मौलाना साहब ने गहरी सांस ली और कहने लगे, जब तुम्हें मालूम था कि तुम 4 साल के लंबे अरसे के बाद घर वापस आओगे तो तुम्हें घर की फिक्र होनी चाहिए थी। अगर तुम्हारा इरादा इतने अरसे तक दूर रहने का था तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाता। बहरहाल अब हकीकत को सामने लाना होगा। ये देखना पड़ेगा कि सच क्या है। क्या वाकई ही तुम्हारी बीवी तुम्हारी अमानत में खयानत कर रही थी या ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है? वो बोला, मौलाना साहब, बराए मेहरबानी मेरे घर का मसला हल कर दीजिए। अगर आपने मेरा ये मसला हल कर दिया तो मैं ये तोता आपको तोहफे में दे दूंगा। मौलाना साहब मुस्कुराए और कहने लगे, ये तो अब मेरे पास ही रहेगा। तुम वापस जाओ और जाकर अपनी बीवी के साथ रवैया दुरुस्त करो। हसन हैरानी से बोला, मौलाना साहब, मेरा तो इस औरत को देखने को भी दिल नहीं चाहता। मेरा बस चले
बोले तो मैं इसका गला दबाकर इसे मार डालूं। वो बदकार औरत है और आप कह रहे हैं कि मैं जाकर उसके साथ रवैया ठीक रखूं। मौलाना साहब ने गहरी नजरों से हसन को देखा और फरमाया, मैं जो कह रहा हूँ बस उस पर अमल करो। तुम जाओ अपनी बीवी के साथ रवैया ठीक रखो और आज रात इसके साथ ताल्लुक जोड़ो। हसन बहुत परेशान लग रहा था, लेकिन मौलाना साहब का हुक्म था इसलिए उसने मान लिया। वो बोला, जो आपका हुक्म मौलाना साहब। इतने में अचानक तोता उड़कर हसन के कंधे पर बैठने लगा। मौलाना साहब ने फौरन तोते को पकड़ लिया और पहले से तैयार पिंजरे में बंद कर दिया। तोता जोर जोर से चीखने लगा और शोर मचाने लगा। वो चिल्लाने लगा, मुझे हसन के साथ जाने दो, मैं हसन के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ हसन। लेकिन हसन वहाँ से जा चुका था। मौलाना साहब ने सोच लिया था कि आज रात हसन के घर जाएंगे, ये देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। तोता जो कुछ बता रहा था वो आधा सच था या मुकम्मल सच था, लेकिन अब सब कुछ खुलकर सामने आने वाला था। मौलाना साहब पेश बदल कर हसन के घर की तरफ रवाना हुए। हसन ने पहले ही अपने घर का पता मौलाना साहब को बता दिया था। मौलाना साहब के जहन में एक बात नक्श हो चुकी थी। तोता अब भी चीख रहा था और ज्यादा शोर मचा रहा था। मौलाना साहब उसे अपने घर ले गए और अपनी बीवी को दिया। उन्होंने कहा, इसे मेरे कमरे में रख दो और ध्यान रखना कि ये पिंजरे से बाहर न निकल सके और ना ये देख सके कि मेरे घर से हसन के घर तक का रास्ता कौन सा है, ये कहीं उड़कर वापस न चला जाए। मौलाना साहब की बीवी ने वैसा ही किया। फिर मौलाना साहब जब हसन के घर पहुंचे, वो दरवाजे के पास खड़े होकर घर का जायजा लेने लगे। ये वाकया एक शानदार और बड़ा घर था। साफ जाहिर था कि हसन ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इस घर पर लगाया था। मौलाना साहब ने आसपास नजर दौड़ाई, फिर उन्होंने दीवार फैलाकर अंदर जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि मियाँ बीवी की बातें सुनना या किसी के घर में इसी तरह दाखिल होना बिल्कुल गलत बात है, वो गुनाह के जमरे में आता है। उन्हें पहले हसन की बीवी की हकीकत जाननी थी। वो दीवार फैलाकर घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। घर में बिल्कुल खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई मौजूद न हो। लेकिन फिर अचानक सरगोशियों की आवाजें आने लगी। ये हसन था, शायद वो अपनी बीवी से बात कर रहा था। मौलाना साहब उन दोनों मियाँ बीवी की बातें गौर से सुनने लगे। दरवाजे में एक खिड़की थी और खिड़की में एक दरज मौजूद थी जिससे अंदर दिखाई भी दे सकता था और आवाजें भी आसानी से सुनी जा सकती थी। इससे पहले किसी को शक होता कि घर में कोई तीसरा शख्स मौजूद है, मौलाना साहब फौरन अपने घर वापस चले गए। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद मौलाना साहब अपने घर के बाहर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे थे। इतने में हसन वहां आ गया और कहने लगा, मौलाना साहब, आपके कहने पर मैंने अपनी बीवी के साथ रवैया दुरुस्त कर लिया। मैंने उसे यही महसूस करवाया कि मुझे गलत फहमी हुई थी और मैंने उसकी हर खता को माफ कर दिया है। ये सुनकर मौलाना साहब ने हल्का सा सर हिलाया। इसी दौरान एक 80 साल का बुजुर्ग वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े आम कपड़ों से मुख्तलिफ थे और वो देखने में भी काफी अजीब लग रहा था। हसन ने हैरानी से मुड़कर देखा और पूछा, मौलाना साहब, ये कौन है? मौलाना साहब ने जवाब दिया, ये परिंदों के माहिर हैं। ये हर परिंदे की जबान और उसकी बातें समझ सकते हैं। ये जान सकते हैं कि किसी परिंदे के जहन में क्या चल रहा है। दर हकीकत मैंने इन्हें खास तौर पर तुम्हारे तोते के लिए बुलाया है ताकि मैं हकीकत जान सकूं। हसन बेचैन होकर बोला, मौलाना साहब, मैं क्या करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरी बीवी का आशिक कौन है जिसके साथ उसने गलत ताल्लुकात कायम किए हैं? इतने में मौलाना साहब की बीवी अंदर से तोते को लेकर आई। तोता एक पिंजरे में बंद था और उसके ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ था। जैसे ही कपड़ा हटाया, तोते ने फौरन बोलना शुरू किया, हसन की बीवी बहुत गंदी और बदकार औरत है। वो हर रोज एक नए आशिक के साथ रात गुजारती है। ये सुनकर हसन गुस्से में आग बगोला हो गया। वो चीखने लगा, मौलाना साहब, ये तोता क्या कह रहा है? मैं तो पहले सिर्फ एक आशिक के बारे में सुनकर घबरा गया था और ये तो कह रहा है कि मेरी बीवी हर रोज नए मर्द के साथ रात गुजारती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस औरत के टुकड़े टुकड़े करके आवारा कुत्तों के आगे डाल दूं। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना साहब ने उसे सख्ती से चुप करवा दिया और कहा, मौलाना साहब के जहन में रात को सुनी गई हसन और उसकी बीवी की बातें घूम रही थी। रात का मंजर कुछ यूं था। हसन की बीवी एक जगह खामोश और खौफजदा बैठी हुई थी। वो हसन से कह रही थी, मैंने तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं की, बराहे करम मुझे कोई सजा मत देना। हसन ने बड़े ही नरम लहजे में उसकी बात सुनी और उससे बात की जैसे मौलाना साहब ने उसे समझाया था। फिर हसन ने कहा, मैं तुम्हारी तमाम गलतियों को माफ करता हूँ। मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ और अब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद मौलाना साहब अपने घर वापस आ गए। मौलाना साहब जब हसन की बीवी को देख चुके थे और उन्हें अंदाजा हो चुका था कि वो कैसी औरत है, अब मौलाना साहब उसकी बीवी को बुलाकर खुद उससे बात करना चाहते थे। दूसरी तरफ हसन गुस्से से बिखरा हुआ था और किसी भी लम्हे कुछ गलत कर सकता था। दूसरी तरफ वो बुजुर्ग काफी देर तक तोते से बातें करता रहा। तोता जो कुछ बताता रहा वो बुजुर्ग खामोशी से सुनता रहा। फिर उन्होंने मौलाना साहब को अलग कमरे में बुलाकर इस तोते के बारे में कुछ बताया। उन्होंने कहा,
कहा, कुछ दिन के लिए तुम इस तोते को अपनी हिफाजत में रखो, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मौलाना साहब ने कहा, ठीक है। ये सुनकर वो बुजुर्ग तोते को अपने साथ ले गया। मौलाना साहब ने अपनी बीवी से कहा, जाओ हसन की बीवी को बुला लाओ। कुछ देर बाद मौलाना साहब की बीवी वापस आई और कहने लगी, हसन की बीवी ने आने से इनकार कर दिया। वो कहती है कि मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकल सकती, मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। अगर मौलाना साहब को कोई काम है तो वो खुद आकर मुझसे बात कर ले। ये सुनकर मौलाना साहब ने फकीर का भेस बदला और हसन के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया। फिर उन्होंने दोबारा दस्तक दी। अंदर से एक आवाज उठी, कौन है? मौलाना साहब ने जवाब दिया। ये सुनकर अंदर से हसन की बीवी ने कहा, मेरा शौहर इस वक्त घर में नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। मौलाना साहब ने अपना असल तारुफ करवाया। तब जाकर उस औरत ने दरवाजा खोला और उन्हें अपने घर के अंदर आने दिया। मौलाना साहब ने कहा, जो भी सच है मुझे साफ साफ बता दो ताकि मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फैसला कर सकूं। ये सुनते ही वो औरत घबरा गई और कहने लगी, मौलाना साहब वो तोता एक परिंदा है, वो कुछ भी बोल सकता है। आप उसकी बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मौलाना साहब ने कहा, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं, मुझे सच बता दो, क्या शादी से पहले तुम किसी को पसंद करती थी, या फिर जब तुम्हारा शौहर 4 साल के लिए बाहर गया तो तुमने किसी और के साथ रात गुजारी? याद रखो, एक बेजुबान जानवर झूठ नहीं बोल सकता, वो वही बोलता है जो देखता है। ये सुनकर वो औरत और ज्यादा घबरा गई और रोने लगी। वो कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर शक मत कीजिए। मौलाना साहब ने उस औरत की बातें गौर से सुनी। वो रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ। मौलाना साहब ने कहा, ठीक है, मैं खुद हकीकत मालूम करूंगा। अगले दिन वो बुजुर्ग वापस आया। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। बुजुर्ग ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी आंखों में देखकर कुछ पढ़ा। अचानक तोते ने जोर से चीख मार दी और कहा, मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, ये तोता आम तोता नहीं, ये एक जादूगर के काबू में था। ये वही बोलता था जो उसको सिखाया गया था। ये सुनते ही हसन के होश उड़ गए। उसकी बीवी आंसुओं में डूबी हुई कहने लगी, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मौलाना साहब ने हसन की तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी बीवी पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। इस बेचारी ने 4 साल तुम्हारा इंतजार किया और तुम एक परिंदे की बातों में आ गए। हसन शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहने लगा, याद रखो, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो, वरना तुम अपना ही नुकसान करोगे। और यूं हसन और उसकी बीवी फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें और मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, याद रखें, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें, पहले हकीकत जानने की कोशिश